Hi, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Keep moving. Today is 24th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं रेडॉन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग में ये इनर्ट गैस अक्सर अक्यूमुलेट हो जाती है। रेडॉन। लिवर वो ऑर्गन है बॉडी का जो प्रोड्यूस करता है फ्लूइड नोन एज बाइल। केलकर कमिटी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए भी है और पब्लिक प्राइवेट दिस पार्टिसिपेशन के लिए भी है। पार्ट 17 में है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। 97 एज ऑफ 9th of December 2020 कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपडेटेड लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट में अवेलेबल है डॉक्यूमेंट पीडीएफ, उसके अकॉर्डिंग 7th शेड्यूल में एज ऑफ 9th December 2020 97 सब्जेक्ट्स है। 6 months होता है मैक्सिमम टाइम जब नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मिनिस्टर बन सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव लड़के मिनिस्टर बनना जरूरी है, अदरवाइज मिनिस्टर की शिप चली जाती है, मिनिस्टरशिप चली जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months बनना जरूरी है। आज के सवाल है द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया यूनियन टेरिटोरी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया क्या है? विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मैंगनीज इन इंडिया? सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तेहरी डैम रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? तेहरी डैम किस रिवर पे बना है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है मोहलत, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, जैसे लोन पेमेंट में थोड़ा रिस्पाइट मिला। पेंसिव मूड है, एंगेज्ड इन, इन्वॉल्विंग और रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट, चिंताग्रस्त है। विंडिकेटिव का मतलब होता है किसी चीज को साबित करना। क्लियर ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, मतलब ब्लेम और सस्पिशन से बरी होना, विंडिकेटिव। देन टिमोरस, टिमोरस मतलब टिमिड, मतलब डरपोक। शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, फियर और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यूपीएससी प्रिपरेशन में, एग्जाम प्रिपरेशन में ये टिमोरस एटीट्यूड नहीं रखना है, डरपोक नहीं बनना है। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम अदर पीपल। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं इंटरनेट कर्ब, बिटर पिल टू सेव कश्मीरी लाइव्स, ये स्टेटमेंट है होम मिनिस्टर के। टेररिज्म एंड डेवलपमेंट कांट गो टुगेदर। देन दिस इज सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड, कोवैक्सिन vaccination. India made spray linked to rare illness in USA. This is one spray. Aromatherapy. This is bitter harvest. Biodecomposer की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मालदीव्स, दुबई, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडिया घूमने जा रहा है। बैगरी इज नॉट अ चॉइस, इट्स द लास्ट रिजॉर्ट। देन सिनेमा ओपन होगा फुल थ्रॉटल, ये वर्ड्स लॉन्गेस्ट, दिस बैट है। देन बिगेस्ट क्रिकेट बैट। केरला में फ्लड्स फिर से आ रहे हैं। हिमाचल की विमेन ने 0 बजट नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। बांग्लादेश के साथ जो टाइज हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये बात कहा है फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने। राइजिंग ट्रेड टेंशन पॉइंट्स टू इंडियाज चाइना कॉननड्रम ट्रेड। 0 एमिशन रियाद ने टारगेट डिक्लेयर किया। रशिया चाइना वेस्टर्न पैसिफिक में एक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया, पैसेज। आज संडे है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। दीज आर स्नैपशॉट्स। ये है एक्सट्रीम वेदर, ये 3 सिनेरियोज हैं यहाँ पे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इंडिया में देखी गई, विल हैव अ टॉक। देन दिस इज अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, रेस्टलेस माउंटेन्स, शैटर्ड लाइव्स। लुक एट दिस कीवर्ड हेडिंग, रेस्टलेस माउंटेन्स, शैटर्ड लाइव्स। हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स की। देन रिमेंबरिंग इंडियाज मिल्कमैन और कुछ एथिक्स के कीवर्ड्स हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, first news है, this is about कश्मीर। पिछले कुछ टाइम से कश्मीर में जो टेररिज्म के इंसिडेंसेस आए हैं उसके रिगार्ड पे ये स्टेटमेंट है। कर्फ्यू, इंटरनेट कर्ब्स, अ बिटर पिल टू सेव कश्मीरी लाइव्स।
टेररिज्म एंड डेवलपमेंट कांट गो टुगेदर, मिलिटेंसी को स्टॉप करना एसेंशियल है। दिस इज गैप बिटवीन फर्स्ट सेकेंड डोजेज इज द स्टार्केस्ट इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन में बहुत डिफरेंस है। अभी हमने सेलिब्रेट किया कि 100 मिलियन वैक्सीनेशन हमने प्रोवाइड करा दी है, 1 बिलियन, बट अगर दोनों डोज की बात करें ना तो ये नंबर काफ़ी कम है। इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी इंडिया में रीजन नहीं है, अनलाइक यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया में वैक्सीन के टेकर्स हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है। बट द पॉइंट इज, अगर इस डेटा को क्लोजली देखें तो रीज़न ये है कि इतना गैप आ रहा है। रीज़न ये है बिकॉज हमारे यहाँ प्राइमरीली लगी गई है कोविशील्ड वैक्सीनेशन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो बनाया, जो ऑक्सफोर्ड मॉडर्ना वैक्सीनेशन का ही दिस रीब्रांडेड वर्जन है। तो कोविशील्ड में जो 2 वैक्सीनेशन के डोजेज हैं उसमें अराउंड 80 to 90 डेज का डिफरेंस रखा गया है। तो दिस इज प्राइमरली द रीज़न कि हमारे यहाँ फर्स्ट डोज के नंबर तो बहुत अच्छे हैं, सेकेंड डोज में अभी हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। बट एनीवे, ये लैग जो गैप है इसको फिल करना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन 100% कवरेज चाहिए हमें, और दोनों डोज होने चाहिए, फर्स्ट भी होना चाहिए और सेकेंड भी होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। अब अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की बात पढ़ी थी हमने यूरोप में। ये बात आई है दिस अरोमा थेरेपी, स्मेल अरोमा, इसके लिए दिस सब प्रोडक्ट है ये। तो ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से और यूएसए में गया। अब बात आ रही है कि इस एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के कारण वहाँ के लोगों में कोई रेयर डिसीज आई है, रेयर इलनेस आई है, बिकॉज इसमें डेडली बैक्टीरियम फाउंड हुआ है। प्रोडक्ट यूज बाय 4 विक्टिम्स। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस डिसीज, मेलियोडोसिस। एक रेयर डिसीज है जिससे सिकन हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं 4 लोग। कंट्री ने रिपोर्ट किया कि इसमें बैक्टीरियम था दिस Burkholderia pseudomallei that causes a rare but deadly disease called this. US Center for Disease Control and Prevention ने ऐसे एक स्टेटमेंट में कहा। अब सी, ये जो स्प्रे है ना वो बेसिकली परफ्यूम है, एसेंशियल ऑयल वगैरह है। अरोमा थेरेपी, अरोमा मीन्स सेंटेड स्मेल, रूम स्प्रे और जेम स्टोन्स में यूज होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा कोई एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट का, और वो एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री जैसे कि यूरोप और यूएसए, यहाँ वैसे भी थोड़े जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स मतलब क्वालिटी चेक वगैरह है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर इस टाइप की कोई डिसीजेज आती है तो उससे क्या होता है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, और जो इससे रिलेटेड और भी एक्सपोर्ट के आइटम्स होते हैं ना, उधर एक्सपोर्ट पोटेंशियल कम हो जाता है। इसी चीज़ को अभी हम पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस में। हम जीएम राइस बनाते ही नहीं है, बट किसी ने जो फील्ड ट्रायल्स हो रहे थे जीएम राइस का, उसका कुछ सैंपल यूरोप में आया। ऑल्दो ये अभी कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ बोला नहीं है इसमें, तो हम भी नहीं बोलेंगे, बट प्रिलिमिनरी ये लग रहा है कि इस एक्सपोर्ट क्वालिटी चेक कम होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। सो एक टर्म होता है एक्सपोर्ट का क्वालिटी चेक, कॉम्प्लायंस, इस पे हमें वर्क करना जरूरी है। अदरवाइज हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनने का जो ट्रांजिशन करने का सोच रहे हैं उसमें डिफिकल्टी आएगी। सो दिस इज द थिंग। देन ये है बिटर हार्वेस्ट, ये एप्पल्स हैं। एन एप्पल ग्रोवर इंस्पेक्ट हिज क्रॉप इन साउथ कश्मीर शोपियां डिस्ट्रिक्ट। अर्ली स्नोफॉल, अब सी अर्ली स्नोफॉल हो गया तो इसने डैमेज कर दिया है ये खेत पूरे दिस एप्पल के। तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। तो सी डिजास्टर्स बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में अब ये जो डिजास्टर है ये नेचुरल डिजास्टर है, स्नोफॉल हो गया तो क्रॉप लॉस हो गया। एक डिजास्टर होती है मिलिटेंसी की, टेररिज्म होता है तो लॉकडाउन लगता है। टूरिस्ट का सीजन है, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस होने वाले हैं। सो दिस इज वन थिंग। देन बायोडिकम्पोजर अ बेटर सॉल्यूशन से फार्मर्स। ट्रस्ट बिल्ड किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी था। तो ये जैसे ठूंठ है ना, फसल काट ली हमने, फसल काटने के बाद जो रिमेनिंग ऐसे ठूंठ बचे हुए तो पहले इस पे लगा दी जाती थी फायर, आग, और इसी स्टबल को बर्न किया जाता था, तो इसको बोलते थे स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग, अब ये दिल्ली है, दिल्ली के चारों तरफ स्टबल बर्निंग हो रही है तो सारा धुआं कहाँ आएगा, दिल्ली में आएगा, और दिल्ली बन जाता है गैस चैम्बर। तो पूसा डिकम्पोजर नाम की टैबलेट्स दिस इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया। 4 टैबलेट्स हैं, सॉल्यूशंस बनता है इससे,
और वो सॉल्यूशन ऐसे करके स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं ठूंठ पे, रिमेनिंग स्टबल पे, और 10 दिन के अंदर ये जो ठूंठ होता है बिकॉज ऑफ दैट स्प्रे ये डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट बनाया, गवर्नमेंट ने उसको बैक किया, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया। अब जो फार्मर्स है, फार्मर्स इसको एक्सेप्ट करना चालू करते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सो ये एक बड़ा अच्छा केस स्टडी है कि गवर्नमेंट स्कीम अगर आपको कोई इम्प्लीमेंट करानी है तो शुरू में क्या होता है, हेजिटेंसी होती है, मास एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट किया, इनिशिएटिव दिखाया कि देखो इससे कितना फायदा होता है। अब धीरे धीरे फार्मर्स को भी ये समझ में आया, और पहले ट्रस्ट इशू था तो ट्रस्ट को ओवरकम किया गया, अब फार्मर्स भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज गुड, इससे स्टबल बर्निंग नहीं होगी, और स्टबल बर्निंग नहीं होगी तो गैस जो पॉल्यूशन का थ्रेट है, पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली में कम हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड थिंग। केस स्टडी जो लेसन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनको स्कीम अच्छा एक बात है, जो ट्रस्ट डेवलप करना होता है टेकर्स के साथ वो भी इंश्योर कराना जरूरी है, तभी हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स को। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का क्या काम होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इम्प्लीमेंट कराते हैं वो स्कीम्स को। सो उस रिगार्ड में ये बड़ा अच्छा केस स्टडी है, बायो डिकम्पोजर। देन ये शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल ट्रिप है, आर ऑल द रेज एज इंडियंस टेक टू द स्काईज अगेन। इतने 18 महीने से लॉकडाउन था तो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, अब ट्रैवल लॉकडाउन रिलीज हुआ है तो सारे इंडियंस भाग रहे हैं शॉर्ट दिस ट्रिप पे। मालदीव्स, दुबई, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सब प्रिफर्ड चॉइसेस है। इट्स गुड, इससे टूरिज्म से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है। बाहर ही क्यों जा रहे हैं, इंडिया में भी जो डिफरेंट डिफरेंट अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां भी जाना चाहिए। गो टू दिस नॉर्थ, इधर राजस्थान, गुजरात कितना ब्यूटीफुल है, साउथ इज वेरी ब्यूटीफुल, नॉर्थ ईस्ट, एंटायर इंडिया इज ब्यूटीफुल, गो ट्रैवल। सो दिस इज द थिंग, बट अगेन कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। ये किताब है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द इनविजिबल विजल। जैसे हम अक्सर रोड पे देखते हैं, जैसे बैगर्स होते हैं, बैगिंग कर रहे हैं वो। अब बैगर्स अपनी चॉइस से कोई नहीं बनता है, वो उसके लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब बाकी सारी चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही है तब फिर वो फोर्स हो जाता है इसके लिए। ऑल्दो फेक भी होते हैं यहाँ पे, बट अगर इन टोटलिटी देखें तो इट्स द लास्ट रिजॉर्ट। तो इनकी जो प्लाइट्स है, इनके जो चैलेंजेस हैं, इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, इन सब चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया है, द इनविजिबल विजिबल। देन दिस इज सिनेमा तमिलनाडु में ऑपरेट होगा फुल ऑक्यूपेंसी से फ्रॉम नवंबर 1। दिस इज अगेन गुड बिकॉज सिनेमा भी अगर देखें मूवी इंडस्ट्री तो एक $1 मिलियन बिजनेस है ये। इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। तो सिनेमा तमिलनाडु में ऑपरेट होगा फुल ऑक्यूपेंसी से। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट बैट अनवील हुआ है हैदराबाद में। ये मोहम्मद अजरुद्दीन ने, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, आईटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने अनवील किया बैट। एक्सेलेंट। देन दिस इज हैवी रेन इन केरला ट्रिगर्स फियर ऑफ अनदर राउंड ऑफ फ्लड। फ्लड्स अभी तो खत्म होने का साइन दिख रहा था कि फिर से हैवी रेन हो गई, और इस टाइप से ये फ्लड्स हो रहे हैं। शार्प राइज हुआ है वाटर लेवल दिस मनी मलायार में, और ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। पंपा डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है, तो मतलब इट्स अ डिजास्टर एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। वाटर इनंडेशन हो रहा है, लैंड स्लिप्स हो रहा है, डिसीजेस का भी थ्रेट है बिकॉज पानी का भराव है तो इसमें मॉस्किटोज होंगे, बहुत सारी टाइप्स ऑफ डिसीजेज होंगी, डिसीजेस का थ्रेट है। तो देर इज नो रिस्पाइट, राहत नहीं मिल रही है केरला को, केरला इज इन ट्रबल। आगे हम पढ़ते हैं कि ये वेदर की एक्सट्रीमिटीज क्यों बढ़ रही है और वेस्टर्न घाट इतना ज़्यादा डैमेज क्यों हो रहा है। इसके भी जो एक्चुअल जो कल्प्रिट है ना वो हम ही है, एंथ्रोपोजेनिक दिस क्लाइमेट चेंज। हिमाचल की विमेन फार्मर्स एक्सपैंड देयर होराइजन विदाउट हर्टिंग नेचर। जैसे इससे आप लिंक करो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग नेचर। आप खुद का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करो, नेचर को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट नहीं करो, विदाउट हर्टिंग नेचर। तो ये विमेन फार्मर्स हैं, हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की भी एक यही प्रॉब्लम है कि हिमाचल प्रदेश मोस्टली हिल्स है, पहाड़ है,
पहाड़ है मतलब डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड होगा, हैवी रेन होगा, फ्लड्स आ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में विमेन फार्मर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है विदाउट हर्टिंग द नेचर। तो ये नॉन केमिकल लो कॉस्ट नेचुरल फार्मिंग कर रही है, केमिकल का यूज कम कर रही है, लो कॉस्ट है, तो इससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सस्टेनेबल होती है ये। वेजिटेबल्स जैसे बीन्स, रेडिश, कैरेट, स्पिनच, बीटरूट नेचुरल फार्मिंग के थ्रू ग्रो हो रहा है। अब यहाँ एक और टर्म क्या आया, जो वेजिटेबल्स है ये हाई प्राइस डिस्कवरी होती है इनकी, और इससे क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लगा रहे हो, तो दिस इज अगेन गुड फार्मिंग के लिए, ये सही है। इससे फार्मर्स इनकम डबल करने का जो हमारा एम है वो रियलाइज हो सकता है, और सस्टेनेबिलिटी के साथ, और विमेन एम्पावरमेंट भी है, एक्सेलेंट। तो ये मल्टीपल क्रॉप्स भी ग्रो कर रही हैं, पल्सेस, वेजिटेबल, एप्पल्स, तो इससे रेगुलर इनकम आ रही है इनको सेम फील्ड से, और इनके फील्ड डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे। दिस इज हियर, ये रीपिंग रिवॉर्ड्स विमेन वर्क कर रही है हिमाचल प्रदेश रामपुर में। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सोशल एम्पावरमेंट का, इंक्रीज भी हो रही है इनकम, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, और दे आर ब्रेकिंग बैरियर्स एज वेल। तो दिस इज गुड, मल्टीपल क्रॉप्स यहाँ पे लग रही है, एक्सेलेंट। सी, जब भी हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, एम्पावरमेंट का मतलब पता है हेल्प नहीं होना चाहिए। एम्पावरमेंट का मतलब होता है उसको आप सेल्फ सस्टेन बनाओ। असल मदद वही होती है कि आप हेल्प करोगे, कब तक हेल्प करोगे? अगर आपने उसको मजबूत बना दिया, मजबूत इन द सेंस एजुकेशन दे दी, आपने उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया, रूल्स राइट्स लॉज बना दिए, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। सो अगर रियल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए तो रियल हेल्प होती है, एम्पावरमेंट होता है बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, ये रियल हेल्प होती है, ये होता है ट्रू सेंस में एम्पावरमेंट। तो जैसे यहाँ पे किया है, सो दिस इज गुड, इकोनॉमिकली एम्पावर किया है। देन दिस इज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीट शेयरिंग पैक्ट, देन वर्चुअल सी। अब ये बात है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में अभी पिछले कुछ टाइम पे न्यूज़ आया था दिस कम्युनल एंगल का, जो फेस्टिवल्स वगैरह थे, दुर्गा पूजा था, हिंदू कम्युनिटी पे यहाँ पे अटैक हुआ। इस बात पे इस्कॉन एंड ऑल वर्ल्ड वाइड इस बात को कंडम भी किया। द पॉइंट इज, बांग्लादेश जो है हमारा, बांग्लादेश इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अस। बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो फ्रेंडली है। बांग्लादेश के साथ जब ये इस टाइप के टेंशन्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलीजन, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सब जगह होते हैं सोसाइटी में। सो इसके कारण क्या होता है, जो टाइज होते हैं दो कंट्री के बीच में वो भी इम्पैक्ट होने लग जाते हैं। तो श्रृंगला साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस टुडे आर डीपर देन एनी अदर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। The spirit of friendship, understanding, and mutual respect engendered during the liberation of Bangladesh continues to permeate different aspects of this relation. Since 1971, बांग्लादेश के साथ 50 years में जो relations develop किए हैं, strong footing पे हैं, इसको और strengthen करना चाहिए। और ये जो इस टाइप के communal clashes हैं, ये बिल्कुल भी tolerate नहीं करने चाहिए। कलेक्टिव वॉइस में इसको कंडम करना जरूरी है। टाइज विद बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी जैसे 1971 में अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना क्लोज टाइज है इंडिया के साथ। इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट माना जाता है शेख हसीना गवर्नमेंट को। एक्चुअली 1971 में जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था तो बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान जिस तरीके से बनाना चाहते थे तो वो था एक सेक्युलर कंट्री। जब बांग्लादेश का 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें वर्ड लिखा था सेक्युलर रहेगा बांग्लादेश, बट फिर बाद में मिलिट्री कू होता है और जो एक्चुअल फाउंडिंग वैल्यूज थी वो फिर कहीं खो जाती है और ये सेक्युलर वर्ड हट जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं इंडिया के साथ, बिकॉज मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो टाइज थोड़े नोज डाइव होते हैं। इसके बाद जब शेख हसीना गवर्नमेंट आती है, इससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस फिर से स्ट्रेंथन होने लग जाते हैं। ये अभी ट्रेंड रहा है। द पॉइंट इज
फॉर पास्ट सम टाइम इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस कॉर्डियल रहे हैं और इन रिलेशंस को हमें दिस कंजर्व करना भी जरूरी है, नर्चर करना भी जरूरी है। अ फ्रेंडली ढाका इज गुड फॉर न्यू दिल्ली, बट एट द सेम टाइम जो कंसर्न्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज हैं, कम्युनल एंगल है, इसको भी दिस फ्लैग रेज करना भी जरूरी है। सो दिस इज द मैसेज। और ये जो पूरा टॉपिक है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो सेंसिबली डील करना भी जरूरी है। दैट इज वाई फॉरेन सेक्रेटरी का ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आया है। Then this is about crucial cases await Supreme Court physical hearings. UK strike group in India to forge stronger ties. UK के साथ भी हमें stronger ties रखना म्यूचुअल बेनिफिशियल होगा। forge stronger ties because UK को भी एक फ्रेंड की जरूरत है और इंडिया के लिए भी UK काफी हेल्पफुल हो सकता है। So this is good. Then this is Turkey orders expulsion to 10 diplomat. ये भी अब एक जियोपॉलिटिक की क्वागमायर में फंसता जा रहा है। टर्की का ही इससे लॉस है। अभी FATF की ग्रे लिस्ट में भी आ गया है। अब टेंशंस 10 डिप्लोमेट्स को एक्सपल्शन की बात है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर टर्की इटसेल्फ। देन राइजिंग ट्रेड टेंशंस पॉइंट टू इंडियाज चाइना कॉननरम। अब जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है ना, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। एक तरफ तो बॉर्डर पे टेंशंस होते हैं, दूसरी तरफ $100 बिलियन का ट्रेड हुआ है अभी इस साल में। 100 बिलियन ट्रेड, ये ह्यूज नंबर है। तो इकोनॉमिक टाइज भी हैं, बॉर्डर क्राइसिस भी है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। इंडिया को जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक टाइज ना ऐसे हैं कि हम इसको डीकपल बहुत इजीली नहीं कर सकते। इकोनॉमिक टाइज को इट विल टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इकोनॉमिक टाइज जैसे कि हम वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर हैं, वैक्सीनेशन में हमने देखा, हम फार्मेसी का दिस चैंपियन मानते हैं इंडिया को, बट फार्मेसी का जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, वो आता है चाइना से। सो दैट इज वाई डीकपल करना इतना आसान नहीं है चाइना से इकोनॉमी को। इलेक्ट्रिक मशीनरी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये सब रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। चाइना के साथ ट्रेड इज ऑन राइज। ऑटो कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे हैं। हम इसीलिए कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा लोड हो जाता है, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, तो वी आर ट्राइंग कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दें, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिया का रिजाइलियंस हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये जो कीवर्ड है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसको बहुत फ्रीली यूज करना है। ये गवर्नमेंट का बजवर्ड बना हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जहां मौका मिले आंसर में ये कीवर्ड यूज करिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे अभी फोकस एरिया है। तो जैसे 5G इक्विपमेंट है, अब ये सेंसिटिव हो जाता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो चाइनीज गवर्नमेंट को हमने डिनाई कर दिया, चाइनीज हुवावे वगैरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। स्टार्टअप्स जो इंडिया के हैं, इसमें बहुत पैसा, तगड़ा पैसा लगा हुआ है चाइना का, वेंचर कैपिटलिस्ट का। तो ये भी अगेन क्या होता है, क्या इससे हमारी सिक्योरिटी प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहे? सो दैट इज वाई ये एक बहुत बड़ा कॉनन्ड्रम है। कॉनन्ड्रम, जो भी रिलेशन होता है ना, रिलेशन ना आइसोलेशन में नहीं होता है, बहुत सारे टाइज होते हैं। जैसे इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, चाइना इज ऑल्सो बिग कंट्री, तो इनके बहुत सारे फेसेट्स हैं। बॉर्डर इशू भी है, पीपल टू पीपल रिलेशन भी है, इकोनॉमिक टाइज भी है, जियो पॉलिटिक्स भी है, एशियन कंट्रीज भी हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन होता भी है, तो अगर वो इंडिया में होता है, और इंडिया मतलब एशिया में होता है, और ये दोनों जाइंट्स अगर लड़ते हैं, तो इन दी एंड नुकसान किसका होगा? ये सारी चीजें भी वी नीड टू फैक्टर इन। देन तो दिस इज देयर। देन UN fears mass crimes as troops assemble in Myanmar's north. रियाद, अब रियाद मतलब सऊदी, सऊदी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी तेल। बट रियाद ने भी डिक्लेयर कर दिया है 2060 तक हम जीरो एमिशन करेंगे, नेट जीरो बनेंगे। तो ऐसे ही इंडिया पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप भी एक डेट अनाउंस करो, तब तक हम नेट जीरो होंगे। एमिशन इज इक्वल टू दिस एब्जॉर्प्शन प्लस माइनस जीरो। तो रियाद ने ऐसा बोला है, बट देर इज नो इंडिकेशन इट विल स्लो डाउन इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस, बिकॉज यू नो इकोनॉमी ही ऑयल एंड गैस है। तो ऑयल एंड गैस से अगर स्लो डाउन कर देंगे तो इकोनॉमी पिट जाएगी। सो दैट इज वाई कोई भी कंट्री प्रेशराइज नहीं होना चाहती है कि उस पर बाइंडिंग हो जाए ये सारे नेट एमिशन टाइप ऑफ थिंग्स, बट दे आर कमिटिंग। इंडिया का भी यही है, हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से
वॉलेंटरी इतना काम करेंगे, बट वी आर नॉट प्रेशराइज्ड, और ऐसा कोई डेडलाइन अभी के लिए तो नहीं है। 1 नवंबर को मीटिंग होगा, उस दिन क्या सीन होता है तो वी विल हैव अ टॉक। रशिया चाइना होल्ड फर्स्ट जॉइंट पेट्रोल इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ये पेट्रोल अलग है, ये पेट्रोल अलग है, ये फ्यूल वाला है और ये होता है गश्ती करना। पेट्रोल इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो रशिया और चाइना, इन दोनों की आजकल बहुत बन रही है, रशिया और चाइना। तो इन्होंने जॉइंट पेट्रोलिंग किया वेस्टर्न पैसिफिक में, जापान की दिस सुगारू स्ट्रेट के पास। वेर इज सुगारू स्ट्रेट? तो सी, जापान के ये आइलैंड्स हैं, ये ऊपर तो साखालिन है रशिया, यहाँ स्ट्रेट ऑफ दिस टार्टली है। फिर इसके बाद ये जापान का आ जाता है होकाइडो। होकाइडो के बाद ये आता है हुंशु। हुंशु, हुंशु इज बिग। और होकाइडो और होंशु के बीच में है सुगारू स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट। फिर होंशु के नीचे आता है शिकोकू, यहाँ कैनमोन स्ट्रेट है, और फिर ये क्यूशु है। तो जापान के 4 बड़े आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। ओके। और जापान के जो इधर सी है, इसको बोलते हैं सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी। यहाँ जापान जो ईस्ट सी है ना, चाइना से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है सी। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया आ रहा है और इसके बाद रशिया चालू हो जाता है, चाइना इज नॉट देयर। और फिर नीचे साउथ कोरिया है। तो यहाँ इस स्ट्रेट से पैसेज हुआ रशियन और चाइनीज शिप का। जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। अगेन ये चीज होती है पावर प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन कि वी आर देयर, दैट्स ऑल। लेट अस सी। आज एडिटोरियल नहीं आते हैं, आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो कोविड रिलेटेड न्यूज़ आती है वो मतलब अवॉइड कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, हर हफ्ते नई थ्योरी आ जाती है। अभी एक नई थ्योरी है कि जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है ये सुपीरियर है, मतलब जिसको पहले से इन्फेक्शन हो गया था फिर वैक्सीनेशन लगाया तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। वन सच थ्योरी, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर न्यू लाइट ऑन हाउ इंसुलिन सिग्नलिंग अफेक्ट्स टिश्यू हेल्थ। इंसुलिन क्यों ज़रूरी होता है, ये जो न्यूज़ आती है ना, इसमें फैक्ट्स जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो ज़्यादा मैटर करते हैं, बजाय कोई रीसेंट ब्रेक थ्रू इन्वेंशन या फाइंडिंग। बिकॉज ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, प्रूवन नहीं है, प्रूवन नहीं है तो इससे सवाल नहीं बन सकता। ओके। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज फॉर डायबिटीज। इंसुलिन बॉडी का कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है ये आप बताओ? इंसुलिन। तो दिस इज इंसुलिन। न्यू लाइट है कि इंसुलिन लेवल कैसे इम्पैक्ट होते हैं, लाइक दैट, ऐसा थ्योरी है। हर्ड मेंटेलिटी थी जुरासिक डायनासोर में, तो हर्ड मेंटेलिटी तो खराब होती है, डायनासोर्स मर गए। देन दिस इज डिसीजन ऑन बूस्टर डोज मस्ट बी एविडेंस बेस्ड। अब अगेन एक थ्योरी है, बूस्टर डोज मतलब अब ये बात हो रही है थर्ड डोज भी दिया जाए तो वो भी एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ऐसी बात है। इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स वगैरह क्या होते हैं? ऐसे घूमते फिर रहे। एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स और दिस जुपिटर के बीच में, और कॉमेट ऐसा होता है वो ऐसे दिस घूम रहा है, दिस कॉमेट। तो जो एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स हैं, कॉमेट्स जो होते हैं ना, जैसे हेलीज कॉमेट था, कॉमेट से ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें कुछ रिजर्व्स भी हो सकते हैं, लाइफ के कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लाइक दैट। तो जब कॉमेट इंडिया के अर्थ के पास से निकला या फिर कोई एस्ट्रॉइड आके, दिस बाउंड एस्ट्रॉइड आके अर्थ से टकराया, तो इन सब एक्टिविटीज ने आज की अर्थ को शेप किया है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी है कि शुरू में जैसे अर्थ भी बहुत पुरानी है, 2.5 से 4 बिलियन ईयर्स अगो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स थे, जब वो कंसोलिडेट नहीं हो पाए थे प्लैनेट में, लाइक दैट कॉमेट्स आते थे बहुत सारे, तो उन्होंने ऑल्टर किया प्लैनेट की केमिस्ट्री एंड दिस ज्योग्राफी को। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में भी एक बात, नया टर्म है हॉट जुपिटर। जुपिटर क्या है? प्लैनेट है, गैशियस प्लैनेट है। ऐसे हॉट जुपिटर टाइप बहुत सारे प्लैनेट्स मिले हैं, गैस जाइंट्स हैं बेसिकली, गैस जाइंट, गैशियस जाइंट्स, तो उनको टर्म दिया है हॉट जुपिटर। तो ये वो प्लैनेट्स हैं जो क्लोजली बाउंड है टू देयर स्टार्स, हॉट जुपिटर। तो हब्बल टेलीस्कोप से हमने स्टडी किया और 19 सच प्लैनेट्स हमने फाइंड किए। हम भी ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है कहीं और दूसरी अर्थ टाइप प्लैनेट हो, एलियंस हो, लेट अस सी। लाइफ इन एंशिएंट रूबीज। रूबीज होता है स्टोन्स एंड ऑल, तो इसमें जैसे कोई इंसेक्ट रह गया, लाइक दैट, तो इसके थ्रू डिपॉजिट्स जो हैं, रूबी के डिपॉजिट्स, हम पुरानी लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्रीनलैंड यूनिवर्सिटी वाटरलू में ग्रेफाइट का एक कार्बन का फॉर्म मिला है, इसमें कुछ रिमेन्स मिले हैं, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स भी मिले हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया। इससे हम
बैक इंजीनियरिंग, बैक प्रिडिक्शन करके समझेंगे कि उस टाइम पे क्या होता था, एनवायरनमेंट क्या था, एनिमल्स क्या थे, लाइक दैट, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये एप है, एप ट्रेल, एक मूवी भी आई थी ना एप की, एप वर्ड, लाइक दैट। सो दिस इज एप ट्रेल, बंदर, हम भी पहले ऐसे ही थे। तो एप ट्रेल। अब ये जो एप है ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ज्यादा मिलते हैं। ह्यूमंस भी अगर इक्वेटोरियल क्लाइमेट में चले जाते हैं तो एप हमसे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर ही रहते हैं, वो हमारे ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में नहीं आते। तो ये ही एक स्टडी में आया है, जर्नल ऑफ दिस प्रिमेटोलॉजी, कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नियर ह्यूमन सेटलमेंट भी है तो एप उसको अवॉइड करेंगे। एप भी समझते हैं ह्यूमंस के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। देन दिस इज वार्मिंग लेक्स। वार्मिंग लेक्स, लेक्स हैं बहुत सारी। लेक्स वैसे भी शॉर्ट लिव्ड होती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग लेक्स डूब रही है, लेक्स एवोपरेट हो रही है, श्रिंक हो रही है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से एनक्रोचमेंट भी हो रहा है। तो 17 दिन ही है ऑन एन एवरेज जब वो लेक पे आइस होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज द रियलिटी। ओके, सो वार्मिंग लेक्स। आप बताओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, विच इज द बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। देन दिस इज वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। अगेन एक थ्योरी है, 2 से 18 एज के ग्रुप में कोविड-19 वैक्सीनेशन दे या नहीं दे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, जब बात आएगी फाइनल तब हम बात करेंगे। अभी बस प्रिलिमिनरी स्टडी है, दे या नहीं दे, आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज अबाउट कॉन्शियस पोजेशन ऑफ ड्रग्स। यहाँ एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आई वाज रीडिंग, उसमें ये लिखा था कि अगर कोई अडिक्ट है, ड्रग अडिक्ट है, तो अगर ड्रग अडिक्ट है तो मतलब वो एक पेशेंट है, पेशेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये भी होनी चाहिए कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, क्योर करें, उसका हैरेसमेंट नहीं करें। ये भी एक एंगल होना चाहिए। वाई इज इंडिया फेसिंग बाउट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम वेदर मतलब जैसे बारिश बहुत हो रही है, सूखा बहुत हो रहा है, टॉक्स में हमने इसे पढ़ा था, एक्सट्रीम वेदर। अब इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे साउथ में देखो इदुक्की डैम, ये डैम है, डैम ऐसा होता है जैसे पानी का रिवर आ रही होगी, यहाँ हमने एक दीवार बना दी, दीवार बना दी तो ये डैम का दिस एरिया हो गया, भराव एरिया हो गया, और यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा स्टोर्ड है। पानी जब ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो यहाँ से गेट होते हैं, गेट से पानी हम रिलीज कर देते हैं। ज्यादा स्टोर होगा तो डैम टूटने का भी डर है, तो हम रिलीज कर देते हैं। ये रिलीज प्लान्ड वे में होना चाहिए, अदरवाइज अचानक बहुत पानी छोड़ा तो जो डाउन स्ट्रीम एरियाज है वहां पे फ्लड आ जाता है। अब यहाँ इदुक्की में काफी ज्यादा डिस्चार्ज करना पड़ा अक्टूबर 19 में बिकॉज ऑफ टोरेंशियल रेनफॉल, और इसके कारण जो डाउन स्ट्रीम एरिया है वहां पे फ्लडिंग हो गई। द पॉइंट इज एक्सट्रीम वेदर क्यों हो रहा है, तो 3 केस सिनेरियो है यहाँ पे। पहला है लो प्रेशर एरिया ज्यादा बन रहा है। रेन बियरिंग लो प्रेशर एरिया था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, विंड्स कैसे ब्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और समुद्र से विंड आ रही है तो वो अपने साथ पानी लेके आएगी और बारिश करा देगी। तो दिस इज द रीजन कि बहुत बारिश हुआ दिस, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गए थे। सेकेंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जैसे मेडिटेरेनियन सी है, हम जैसे ये इंडिया है ना, इधर इसकी तरफ जाते हैं अपन इधर, तो यहाँ मेडिटेरेनियन पड़ेगा। मेडिटेरेनियन से कई बार एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है माउंटेन्स आ जाते हैं, इस नॉर्दर्न पार्ट में बारिश हो जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कब होते हैं, विंटर सीजन में होते हैं। तो पीरियोडिक इन्फ्लक्स होता है मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स का मेडिटेरेनियन एरिया से दिस विंटर में, कॉमन ड्यूरिंग विंटर। तो नॉर्दर्न इंडिया में इस टाइम पे बारिश होती है। तो पहला हमने दिस अरेबियन बे ऑफ बंगाल का लो प्रेशर सिस्टम देखा, ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम मेडिटेरेनियन। थर्ड है बे ऑफ बंगाल में वार्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही हैं रीचिंग एज फार एज उत्तराखंड, कंट्रीब्यूट कर रही है रेनफॉल इन सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का रेनफॉल, नॉर्दर्न इंडिया का रेनफॉल, और ये साउथ में, और इधर रेन बेयरिंग लो प्रेशर बना। इसके कारण पूरे कंट्री में, चाहे नॉर्थ हो, सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही है। तो ये तो था स्पेटियल पैटर्न। फिर टेम्पोरल पैटर्न भी है, जैसे अक्टूबर, अक्टूबर में तो जो मॉनसून आगे प्रोग्रेस हुआ था ये विड्रॉ होने लगता है। तो अक्टूबर इज द मंथ व्हेन द साउथ वेस्ट मॉनसून एंटायरली रिट्रीट्स फ्रॉम इंडिया। सो सी, इसका मतलब है जो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है मॉनसून का वो ऑल्टर हो गया है। ओवरऑल तो रेनफॉल करेक्ट है, बट
अक्टूबर में रेनफॉल नहीं हो रही है, अक्टूबर में रेनफॉल ज़्यादा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ थिंग, अरेबियन बे ऑफ बंगाल सी सरफेस टेम्परेचर इज ऑन राइज, आर्कटिक भी वार्म हो रहा है, मॉइस्चर कैरी हो रहा है, इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बन रहे हैं, और डिलेड मॉनसून विड्रॉवल इज ऑल्सो वन थिंग। तो इन सब फैक्टर्स का कल्मिनेशन ये है कि इंडिया इज फेसिंग बाउट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, दिस इज अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रोन इन इंडिया। इंडिया से एक्सपोर्ट होता है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर को ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बट एक क्वालिटी चेक होता है फ्रेंच में, फ्रांस में, और वो जो राइस फ्लोर है वो निकलता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, और ये 500 टन की क्वांटिटी का है। 500 टन्स ऑफ ब्रोकन राइस इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जो सर्टिफाई किया था कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस नहीं है, टेस्ट में मिलता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऐसा क्यों? फ्रेंच जब इस पे क्वेश्चंस उठाते हैं तो इंडिया बोलता है हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस तो बनता ही नहीं है, तो 500 टन कैसे एक्सपोर्ट हो गया? अब इस पे कोई फाइनल कंक्लूजन अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का कोई फील्ड ट्रायल चल रहा हो और फील्ड ट्रायल वाले राइस को एक्सपोर्ट कर दिया गया, पॉसिबिलिटी। लेट अस वेट, इस पे ऑफिशियल हमारा स्टैंड क्या होता है वो हम बोलेंगे। अब यहाँ हम समझते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस क्या होता है। तो जीएम फूड्स जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स जिसके जीन्स जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया है, प्लांट्स के जीन्स को आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर दिया है, यूजुअली बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मटेरियल क्या होता है? जैसे हर प्लांट का एक ट्रेट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। अब उस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, किसी और की अच्छी प्रॉपर्टी इस प्लांट में ले आओ तो एक नया प्लांट बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये किया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्लांट में डाला तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन गया, फूड बन गया विद स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज। एक नई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इससे उत्पादन यील्ड बढ़ती है, टॉलरेंस टू हर्बिसाइड बढ़ सकता है, रेजिस्टेंस हो जाएगा वो डिसीज से, ड्रॉट से, मतलब चाहे बीमारी हो या ड्रॉट हो प्लांट को फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट इज गुड। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बट द पॉइंट इज, आर्टिफिशियली अगर हम कोई चीज मॉडिफाई करते हैं, नेचुरली वो नहीं हुआ है, तो उसमें एथिक्स भी आता है और हो सकता है वो बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, इवन ह्यूमन हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। सो दैट इज वाई यूजुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए सब हेजिटेंट होते हैं। प्रोबेबली द बेस्ट नोन वेराइटी ऑफ जीएम राइस है गोल्डन राइस। इसमें इंसर्शन है जीन्स फ्रॉम अ प्लांट, डेफोडिल एंड मेज हैव बीन यूज्ड, और एक सॉइल बैक्टीरियम यूज हुआ है टू क्रिएट अ ग्रेन दैट इज एनरिच्ड विद विटामिन ए। तो हमने गोल्डन राइस बनाया और उसमें विटामिन ए का एनरिचमेंट हो गया, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। बट द पॉइंट इज, इंडिया में अभी तक कल्टीवेशन केवल एक ही क्रॉप का अप्रूवल मिला है जेनेटिकली मॉडिफाइड, और वो है बीटी कॉटन। नो जीएम फूड क्रॉप हैज एवर बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। तभी हम लोग सोच में पड़ गए कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे हुआ ये जीएम राइस, हमारे यहाँ तो कमर्शियल कल्टीवेशन का लाइसेंस दिया ही नहीं है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फील्ड ट्रायल्स हो सकते हैं, फील्ड ट्रायल अभी 20 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के हो रहे हैं, अप्रूवल नहीं है, बट इलीगली किसी ने हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रो किया और वो पहुंच गया एक्सपोर्ट में। अब इससे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो ऑफिशियल बॉडीज है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, वो इस मैटर को देखती है, अप्रूवल देना है, स्टडी करना है, फील्ड ट्रायल्स करना है, लाइक दैट। द पॉइंट इज, इसमें दो है कि एक तो जिस क्रॉप का अप्रूवल नहीं मिला है वो भी वाइड स्केल में कैसे कल्टीवेट की जा रही है। दूसरी बात, कल्टीवेशन हो गया तो हो गया, जब एक्सपोर्ट करते वक्त बात आई तो उसमें जांच क्यों नहीं हुई, वहां पे उसको नॉन जीएम क्रॉप का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, ये भी एक सवाल है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, वरना क्या होता है, रेपुटेशन खराब होती है। अगर देखें तो 65,000 करोड़ का इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस है राइस का, बासमती का। तो अगर राइस जैसे जीएम राइस पे सवाल उठेंगे तो इस पे भी इम्पैक्ट होगा, तो जो हमारा लेजिट बिजनेस है 65,000 करोड़ का वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा, नॉट गुड। तो तरीका यही होगा कि टेस्ट करें,
इस पूरे प्रोब की जांच करें और पता लगाएं ये ऐसा क्यों हुआ। In the face of new advance in rice research, scientists and farmers say the regulatory regime needs to be strengthened for the sake of domestic and export consumers. Regulation better होना जरूरी है। तो this could be the way forward। तो ये था FAQ। अब ये जो है वो है रेस्टलेस माउंटेन्स शैटर्ड लाइव्स। ये पेपर पढ़ते हैं ना, तो ऐसी जो हेडिंग्स आती है इसको आप नोट कर लिया करो, और कई बार आंसर लिखते वक्त हेडिंग्स, सब हेडिंग्स हमें यूज करनी होती है। यूज दीज सब हेडिंग्स, रेस्टलेस माउंटेन्स शैटर्ड लाइव्स, ऐसे में भी यूज कर सकते हो। इससे जो आपका कम्युनिकेशन दिस रिटन बेटर होगा, रिटन आंसर एनरिच्ड लगेगा। अब ये बात नॉर्मल बात है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स फ्रेजाइल है, वेस्टर्न घाट्स फ्रेजाइल है, और पिछले कुछ टाइम से वेदर वैगरीज के कारण इधर लाइफ लॉस भी ज्यादा हो रहा है। तो फोकस में है वन ऑफ द वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आप बताओ हॉटस्पॉट की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट बोलना है तो हम क्यों बोलते हैं हॉटस्पॉट। ये मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट। सो वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला गया। 1600 किलोमीटर का है। माउथ ऑफ द रिवर ताप्ती, मतलब गुजरात, माउथ ऑफ द रिवर ताप्ती नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र टू कन्याकुमारी तक, ये 1600 किलोमीटर पे ये पूरा फैला हुआ है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्टर्न घाट्स है, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है। हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबली थ्रेटन फ्लोरा, फोना, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल और फिश की स्पीशीज मिलती है। गाडगिल रिपोर्ट ने बोला था पूरे वेस्टर्न घाट को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बोल दो, क्लासिफाई कर दो और इसका कंजर्वेशन करो। तो माधव गाडगिल रिपोर्ट जो थी ये आई थी 2011-12 के आसपास, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। तब हर दिन मैं इसके बारे में पढ़ता था, माधव गाडगिल रिपोर्ट ने क्यों बोला है कि वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाने जरूरी है, कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं उसको हटाओ, या ह्यूमन एक्टिविटीज, रेजॉर्ट्स हैं, या फिर इकोनॉमिक माइनिंग हो रही है, क्वारिंग हो रही है, सब बंद करो। जो माइनिंग हो रही है कोल का हो सकता है या फिर डिफरेंट आयरन, सब बंद करो गोवा इधर। ये माधव गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट बहुत अच्छी थी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, बट इससे इकोनॉमिक चैलेंजेस हो रहे थे बिकॉज ये बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो दैट इज वाई माधव गाडगिल कमेटी को इतने टेकर्स नहीं मिले। फिर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई और ये पूरा मैटर काफी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया। 10 साल बाद आज इसके नतीजे देखो, पूरा वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा है। तो द पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन। अब जैसे यहाँ पे 39 सीरियल साइट्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, ये इंस्क्राइब्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है 2012, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है। सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द इवोल्यूशन है। टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, कोस्टल, मरीन कम्युनिटीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज नेचर्स वंडर। सो पूरे वेस्टर्न घाट को कंजर्व करना इज अ नेसेसिटी। Necessity, it's not because it is so unique. Necessity because our survival depends on this conservation of Western Ghats. So this is the message. यहाँ की फार्मिंग प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इंफ्रा, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण वेस्टर्न घाट्स आर डाइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट है। इन सीटू कंजर्वेशन जरूरी है। एक्स सीटू, इन सीटू। इन सीटू मतलब जो कंजर्वेशन करना है वो ऑन द स्पॉट जाके वहीं कंजर्व करो। वेस्टर्न घाट्स का डाइवर्सिटी का, थ्रेटेंड स्पीशीज का यूनिवर्सल वैल्यू है, साइंस एंड कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये एक टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है वेस्टर्न घाट। जैसे हिमालयाज पढ़ते हैं ना, ऐसे कुछ 8-10 थीम होती है, वो हर जगह फिट होती है और उनके बारे में हमें इन डेप्थ पता लगाना चाहिए, इन डेप्थ हमें स्टडी करना चाहिए। बिकॉज एक ये वेस्टर्न घाट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो, इससे मिलते जुलते 8-10 टॉपिक और प्रिपेयर हो जाएंगे। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द वेस्टर्न घाट, राइट इट डाउन। वेस्टर्न घाट का विकी पेज भी ओपन करिएगा। विकी पेज में बहुत सारी अच्छी न्यूज, अच्छा नॉलेज इन्फो दिया हुआ है। ट्राई टू समराइज। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ज्योग्राफी, अब इधर इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी लगाइए, एनवायरनमेंट भी लगाइए, पॉलिटिकल भी लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट, ग्रोथ, ट्राइबल, हिस्ट्री, कल्चर, पुट राइट डाउन एवरीथिंग। ज्योग्राफी ऑफ द वेस्टर्न घाट, इसको 3-4 पन्ने में बड़े अच्छे से तैयार करिए।
ये बहुत हाई यील्डिंग रहने वाला है आने वाले हर एग्जाम के लिए। देन दिस इज साइबर सिक्योरिटी विल रिमेन अ टॉप प्रायोरिटी फॉर फर्म्स। ट्रम्प अपना खुद का सोशल नेटवर्क ला रहे हैं, फिलेंथ्रॉपी। साइबर सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी रहेगी फर्म्स की दिस ईयर। सिक्योरिटी मस्ट बी बिल्ट इन नॉट बोल्टेड ऑन, मतलब इनबिल्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए, बाहर से बोल्ट नहीं लगाया है। FTA UAE likely by March, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट UAE। इंडिया और UAE की आजकल दोस्ती बहुत हो रही है। UAE से अभी आई वाज रीडिंग वन न्यूज, ये मैसिव इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो दिस इज गुड। पावर मिनिस्ट्री अनवील्स रूल्स टू सस्टेन वायबिलिटी। IT बहुत सॉट आफ्टर है ग्लोबली। देन दिस इज स्पोर्ट्स, T20 होने वाला है। ये जो न्यूज है, सी आई वाज टेलिंग दिस, सीजर दिस सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि जो जैसे अडिक्ट है या जिसने क्राइम भी किया है, वो उसको अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एक पेशेंट वाला होना चाहिए, उसका रिहैब होना चाहिए, बजाय दिस टॉर्चर। सो दिस इज देयर। मिनिस्ट्री ने कहा है रिकमेंडेशन इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से, सी criminalization of drug use only perpetuates stigma and can compound the problem. Independent quasi-judicial body for implementation of UN drug control conventions जरूरी है। See, user should be treated as victim and should be sent for rehabilitation. Rehabilitation, that should be the priority. Then this is Jammu and Kashmir, Uttarakhand bodies, और ये बात है एनवायरनमेंट ऑफेंसेस बढ़े हैं 2020 में। ये क्या है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू के अगेंस्ट अभियान है। ये कॉलेज के बच्चे हैं। द फोर्थ कट ऑफ लिस्ट विल बी आउट ऑन October 30। 86% सीट फुल हो गई है। एडमिशन लेना मतलब हिमालयन टास्क। देन दिस इज इंक्लूड ऑल ट्रीज इन बिल्डिंग प्लान्स टू मिनिमाइज फेलिंग। सी रोड्स बनाते हैं, बीच में कोई ट्री वगैरह आ गया तो ट्री ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, या रोड्स की प्लानिंग भी ऐसे करें कि ट्री बना रहे। वैसे ही शहरों में ट्री नहीं मिलते, तो द पॉइंट इज फेलिंग ऑफ ऑल ट्री पब्लिक प्लान्स में, रोड्स में, गार्डन्स वगैरह होना चाहिए। देन दिस इज न्यू गवर्नमेंट, ये है रिमेंबरिंग इंडियाज मिल्कमैन। मिल्कमैन किनको बोलते हैं? मिल्कमैन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है बताइए इंडिया में? ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क सफिशिएंसी, कोऑपरेटिव्स, अमूल डेयरी। देन वैक्सीन मेकर्स हैं और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट आया। चाइना का जो है इकोनॉमी बबल ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट और दिस एवरग्रेनेड क्राइसिस। पेट्रोल डीजल 35 पैसे और महंगा हो गया। देन फ्यूचर रिलायंस डील। सऊदी ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी भी चाहता है और ग्रीन की तरफ भी बढ़ना चाहता है। 2060 तक नेट जीरो की बात किया है। रशिया और चाइना का जॉइंट पेट्रोल था पैसिफिक में। अफगानिस्तान। देन दिस इज द लाइज वी टेल आवरसेल्व्स। खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो स्टडी हो या व्हाटएवर। पढ़ाई करना है, ऑनेस्टली पढ़ाई करना है, सिंसियरली पढ़ाई करना है। और ऑनेस्टी सिंसियरिटी किसके तरफ? खुद के तरफ। आवरसेल्व्स, स्टडी ऑनेस्टली आवरसेल्व्स। देन दिस इज ट्रॉमा रेजिस्टेंस एज ऑफ द स्टॉर्म। सो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज ना एक सोसाइटी का शेयर्ड बिलीफ सिस्टम हो सकता है। आप उस बात पे आप मानते हो उस बात को। सो वैल्यूज आर सोसाइटीज शेयर्ड बिलीफ अबाउट व्हाट इज गुड और बैड एंड हाउ पीपल शुड एक्ट। जैसे एक सोसाइटी है, उसने बोला कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, वो अच्छा है, तो दैट इज गुड, तो वो उसका वैल्यू सिस्टम हो गया। वैल्यूज यूनिवर्सल नहीं होते हैं। जैसे रिलीजियस वैल्यूज भी होती है, ये यूनिवर्सल नहीं होती। चाइना का बंदा अलग हो सकता है, सऊदी का अलग हो सकता है, इंडिया अलग हो सकता है, या फिर अफ्रीका की कोई ट्राइब का है वो डिफरेंट हो सकता है। हर किसी का वैल्यू सही हो सकता है, तो वो उसका बिलीफ सिस्टम है। बैड और गुड अकॉर्डिंगली बिलीफ सिस्टम वो जज करेगा, बट वैल्यूज यूनिवर्सल नहीं होती है मैनी अ टाइम्स। और प्रॉब्लम तब आती है जब अपन अपनी वैल्यू सिस्टम को दूसरे पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, या फिर बोलते हैं माई वे या हाईवे, my value system is good and rest all is bad. Then it creates friction, then it creates conflict. So this is values. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है उसकी यूटिलिटी है, कोई काम कर रहे हैं उससे बहुत फायदा हो रहा है तो वो यूटिलिटेरियन हो गया।
जैसे कोई एथिक हमने बोला 5 बजे सुबह उठ के उठो, तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दिन बड़ा मिलता है, ज्यादा काम हो जाता है, यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो वो एथिकल थ्योरी है जो अजर्ट करती है राइट एंड रॉन्ग, सही गलत हमें नहीं पता पर ऐसा करने से फायदा होता है, तो वो यूटिलिटेरियनिज्म हो गया। डिटरमाइंड बाय फोकसिंग ऑन आउटकम ऑफ एक्शंस एंड चॉइसेस। अब हार्ड वर्क सही है या गलत है वी डोंट नो, बट हार्ड वर्क करने से लाइफ इजी हो जाती है, तो ये यूटिलिटेरियनिज्म हो गया। सस्टेनेबिलिटी ये होता है कि हम अपनी जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं, हम सेल्फिश नहीं है, हम आने वाली जनरेशन के भी रास्ते ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, तो विदाउट डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज दैट फ्यूचर जनरेशन विल नीड टू मीट देयर नीड्स। सो दिस इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, यूटिलिटेरियनिज्म और वैल्यूज, ये 3 कीवर्ड्स पढ़े हमने। इस सवाल को आज तैयार करिए, एक ही सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको करना है। वेस्टर्न घाट्स, देन दिस इज अबाउट वेदर, हैदराबाद रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, और कोविड गैप। So this is 24th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.